नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर के आदेश जारी किया था और 22 नवंबर को यह आदेश जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने निर्देशित किया था कि जो अवैध रूप से अप्रवासी हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनकी पहचान करके इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से 2 दिसंबर को आदेश जारी हुए थे और 18 मंडलों में ये पहुंच भी गए थे। अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर में इन लोगों को कहीं ना कहीं से चिन्हित करके भेजना भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार और जो तमाम बीजेपी के लोग हैं इसमें जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर मेयर भी नजर आई, जो महानगर अध्यक्ष है उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को कहा कि चिन्हित करें, घर घर जाकर किराएदारों को भी सत्यापित करने का काम करें। कहीं ना कहीं एक रूप से, क्योंकि SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और इसी के साथ ही उन लोगों को चिन्हित करने का एक सबसे सुनहरा अवसर है। यही कारण है कि इस समय जो डिटेंशन सेंटर है, अगर उनको चिन्हित करके वहां पर भेजा जाएगा तो साफ तौर पर जो योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जितने भी अवैध रूप से अप्रवासी हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनको उनके देश डिपोर्ट किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, करीब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जानकारी के हिसाब से 10 लाख ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने साफ तौर पर जो सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं और जो स्लम्स झोपड़ी में बना करके रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको चिन्हित करने का काम के लिए आदेशित किया और इनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने की बात की गया। लगातार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो जगह जगह जा करके इस तरीके के अभियान चला करके चेकिंग अभियान चला रहे हैं और जो भी इस तरीके के जो स्लम्स में या फिर जो झुग्गी झोपड़ी है वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी कहीं ना कहीं चेकिंग की जा रही है। तमाम ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं वो यहाँ से जैसे ही उनको जानकारी मिलती है वो वहां से भाग जाते हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है और जो भी अवैध प्रवासी है इनको चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अब ये कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी और ये वक्त बताएगा। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ खबर है और दो इसे आज आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जंक्शन वासी में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर खाटू श्याम जाने के कोई बस अभी तक नहीं जाती थी, लेकिन ये खाटू श्याम बस हमारे जब देखते ये खाटू श्याम बस जो है जाने की शुरुआत की गई है और ये हरदोई से शाहबाद पाली होते हुए खाटू श्याम को जाएगी और ये हरदोई वासी एक बहुत बड़ी बात है सवाल। हम अखंड दिखाएंगे, थोड़ा विजुअल प्ले कर दीजिएगा जो हमने अभी दे दी यहाँ पे। और हम यहाँ पर लाइव भी हम खड़े हैं। तो हमारे साथ यहाँ इस समय जो है रोड पंचायत के सेक्रेटरी कॉर्नर भी खड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे खाटू श्याम जो बस यहाँ से जा रही है इसका क्या किराया होगा और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका रूट क्या होगा और किस समय निकलेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज जमाल। मैं यहाँ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत समय से यहाँ पर हमारे नगरवासियों की मांग चल रही थी कि खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट बस चलाई जाए। तो हमने इस पर विचार करने के बाद जो है मतलब अपने नगर वासियों की सुविधा हेतु जो है बस का संचालन शुरू किया है। ये बस जो है हमारी कल से दिनांक 4/12 से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ से 1 बजे हरदोई से चलेगी ये और उसके बाद ये शाहबाद पाली से हाँ वाया लोनार होकर जो है ये जो है खाटू श्याम तक जाएगी और वहाँ से इसका टाइम हमने 5 बजे का रखा है। प्रतिदिन वहाँ से 5 बजे ये है हरदोई के लिए चलेगी। तो ये नगर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ से डायरेक्ट जो है उनको सुविधा है और सारे मतलब जो है अपने जो भी लोग जाना चाहते हैं उनको परिवहन निगम की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सर इसका किराया क्या होगा? 1337 रुपए किराया है इसका।
सर ये वहाँ किस में पहुंचेगी, हरदोई से छूटेगी वहाँ खाटू श्याम? खाटू श्याम का टाइम तो कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए अखंड जी, आप सवाल कर सकते जी से हेलो। तमाम जो श्रद्धालु हैं, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जिस तरीके से देखिए श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी पहल है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाटू श्याम मंदिर में लोग जाना चाहते हैं, और अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग और आप इस तरीके से लोगों की सहूलियत के लिए एक बस सेवा शुरुआत करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी है उन लोगों के लिए जो लोग भी हरदोई से जाना चाहते हैं वहां पर। सबसे बड़ी बात है कि ये ठंड के मौसम में इस तरीके की सेवा का शुरुआत की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि पहली बार में कितने लोग इस बस में सवार होकर के जा रहे हैं? बस तो लगातार हमारी जो है फुल जा रही है। इसमें लोग पहले से भी रिजर्वेशन करा रहे हैं। कल भी करीब जो है 10-15 लोगों ने रिजर्वेशन पहले से करा लिया था। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी हमारे लिए आदेश है कि श्रद्धालुओं के लिए जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो है उनकी सुविधा के लिए बस चली जाए। उसी क्रम में जो है बस को चलाया गया। एक सवाल और है छोटा सा, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है, चाहे फ्लाइट्स की बात की जाए, ट्रेन की बात की जाए, तमाम जो साधन है जो लोगों के कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बस भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो रोडवेज को करना पड़ता है, क्योंकि कोहरे का सामना होता है और उसको रोड पर चलना होता है। तो ऐसे में क्या अगर देखा जाए ठंड बढ़ेगी, ठंड का प्रकोप होगा, तो क्या डिले अगर होगा, मान लीजिए बस में डिले होती है, तो क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है? डिले का तो फिलहाल मतलब अब कोहरे में होता है कि अगर जा रही है तो उसके लिए थोड़ी देर उसको रोक देते हैं हम लोग और चलाते हैं। कोई डिले का ऐसा वो नहीं है। बस में जो है सारे इसमें फॉग बल्ब भी लगाए गए हैं और वातानुकूलित बस है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत अंदर भी नहीं है। कर्मचारियों को इसमें जो है जाड़े में जो है हीटर वो चलाया जाएगा मतलब गर्म के लिए। तो इसलिए मतलब जो है सारी सुविधा इसमें है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। जाड़े में भी मतलब यात्रियों को सारा आराम रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और जिस तरीके से जिम्मेदारी आप भी निभा रहे हैं अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए किस तरीके से खाटू श्याम के लिए हरदोई से पहली बार बस सेवा का शुरुआत की जा रही है, और जो तमाम यात्री हैं जो खाटू श्याम जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़े बेहतर साधन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरंभ बता रहे थे कि जो भी है रिजर्वेशन के लिए भी सारी चीजें ऑनलाइन खुली हुई है, रिजर्वेशन करा के आप जा सकते हो, और बेहतरीन बस सेवा शुरुआत की जा रही है, वातानुकूलित है और तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया यात्रियों के लिए जो बस में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आदर्श आपका भी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। अखंड जी थोड़ा हम बताना चाहेंगे। बताइए। जी जी, यहाँ पर हम उस बस की लोकेशन थोड़ा दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा के माध्यम से। देखिए ये बस है, देखिए ये बस है, ये वाली, ये देखिए ये खाटू श्याम बस जाने के लिए ये पूरी बस है। इसके अंदर थोड़ा हम दिखलाएंगे आपको, थोड़ा अंदर भी दिखला रहे हैं आपको, थोड़ा अंदर से देखिए। देखिए ये हम आपको अंदर की लोकेशन दिखा रहे हैं इस बस की। ये बस है, ये खाटू श्याम बस की। देखिए बहुत लोग, ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर हैं। जो भी सीटें हैं सब पन्नी चढ़ी हुई सीटें हैं, और ये बस जो है हरदोई से खाटू श्याम जाने के डेली जाएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं अगर बात में हरदोई जनपद वासियों के लिए एक खुशी की बात है। अब हम उसी बस में खड़े हैं जो बस खाटू श्याम जाने के लिए तैयार है। इसका क्या टाइम होगा? 12:30 बजे यहाँ से ये छूटेगी बस। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जो भी जाना चाहते थे अगर उनके लिए सीधा साधन अगर हरदोई से उपलब्ध होगा तो उन्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, मैं बता दूं, थाना सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत कल एक जो है बड़ी वारदात होती है। एक प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर अपने क्लिनिक को लगभग 6-6:15 बजे अकॉर्डिंग टू SHO सरेनी लगभग 6-6:15 बजे अपने घर को जा रहे होते हैं। और लगभग आज सर्दियों के समय हम बात करें तो मौसम जो हो जाता है वो लगभग 5:30 बजे, अंधेरा 5 बजे लगभग हो जाता है। तो 6-6:15 बजे गांव की तरफ अगर हम देखें तो ठंड भी बढ़ जाती है। और अगर बात करें तो आने वाले जो राहगीर है एक तरीके से सन्नाटा भी रहता है। तो एक बड़ी वारदात थाना सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जिसमें एक डॉक्टर है। और हम चाहेंगे, पहले आप, हमारे पास एक बाइट है, चूंकि बिना बाइट हम कोई खबर करना नहीं चाहते,
तो आप पहले ये खबर बड़ी है तो एक बाइट सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये घटना थी क्या और हुआ क्या इनके साथ। जी सर अपना नाम परिचय बता दीजिए। डॉक्टर प्रसन्न बहादुर सिंह, सर आप जी ग्राम मदनापुर, थाना सरेनी, जिला। सर क्या घटना हुई थी? घटना ये है कि मैं अस्पताल से चला 5:45 पे जी और अपनी गांव की तरफ मुड़ा तो थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, दो लोग मोटरसाइकिल से आकर के हमारी मोटरसाइकिल में लड़ा दिए और उसके बाद हम खड़े होकर के पूछे कि क्यों भाई, क्या दारू वारू पी और कैसे चला रहे हो? तो तुरंत दोनों लड़के जो है मारपीट करने लगे और हमारी चैन, जो गले में हमने चैन पहन रखी थी, वो छीनने लगे। सर आप उस वक्त कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अस्पताल से घर आ रहा था, मदनापुर, भोजपुर से मदनापुर। क्या सर आप उन आरोपियों को पहचान पाए थे उस? नहीं, आरोपियों को मैं पहचान नहीं पाया, मुंह में पट्टी बांधे हुए थे। सर क्या आपने इस घटना की लिखित शिकायत चौकी या थाने में दर्ज कराई? हाँ, मैंने थाने में दर्ज कराई। सर आप पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? आप पुलिस प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि जो हमारे साथ ये घटना हुई, हमको मारा, कट्टे से मारा और हमारी चैन छीनी गई, तो इसका खुलासा हो। अन्यथा जो है, सर चैन कितनी 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 वजन की थी लगभग? चैन हमारी 50 ग्राम की थी लगभग। धन्यवाद सर। देखिए कि ये डॉक्टर है और जब इस पे IBC 24 की SHO और क्षेत्राधिकारी अमित सिंह से बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी कि हाँ घटना हुई है और इस पे पुलिस SOG और सर्विलांस तमाम तरीके से काम करी। जिस तरीके से रायबरेली पुलिस लगातार संजीदा है, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती नजर आ रही है। वही अगर बात करूं तो एक लूट हो गई है और लूट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, घटना आपके क्षेत्र में हुई है, उसमें आपको जवाबदेही आपकी बनती है। रायबरेली पुलिस की जवाबदेही भी है और इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप है। इसमें पूरी की पूरी SOG टीम, सर्विलांस और जो अपना थाने की लोकल टीमें होती है वो लगी हुई है और जल्द से जल्द। लेकिन घटना में जब बात हुई तो ये एक्चुअली सरेनी उन्नाव बॉर्डर है, रायबरेली का उन्नाव का बॉर्डर है। तो सूचना मिली कि जो लूट हुई, पहले तो बदमाश आते हैं, इनकी बाइक में टक्कर मारते हैं डॉक्टर साहब के, ये अपने क्लिनिक से निकलते हैं, कुछ दूर जाते ही टक्कर होती है। टक्कर के साथ डॉक्टर हाथापाई भी करते हैं। देखिए जद्दोजहद डॉक्टर साहब भी करते, चूंकि हेल्दी दिख रहे हैं और इस जद्दोजहद में डॉक्टर साहब को चोटें भी आई हैं, उधर भी चोटें आई हैं। जो बदमाश से डॉक्टर साहब ने जद्दोजहद करी और लड़ाई करी बराबर, लेकिन दो आदमी है अगर तो एक आदमी कहीं ना कहीं भारी नहीं पड़ेगा, तो उस तरीके से वो दोनों भारी पड़े और लूट करके इनकी चैन ले गए, जो लगभग डॉक्टर साहब बता रहे हैं 50 ग्राम की चैन है। मतलब अगर बात करें तो 1 ग्राम मतलब 5 तोले की, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन लूट हो गई। और ये सरेनी और जब लूट हुई तो ये उन्नाव की तरफ बदमाश भागे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये लूट बड़ी लूट है और इस तरीके से दिन दिहाड़े 6:15 बजे ही लूट कर लेना, वो एक घटना को लेकर रायबरेली पुलिस संजीदापन दिखाती हुई इसमें लगी हुई है और जल्द ही रायबरेली पुलिस का कहना है इसमें अनावरण करेंगे इस घटना का। जी बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि कितने सेफ हैं हम, इस घटना से समझ में आता है। बिल्कुल सही बात है, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ है नहीं, ये साफ तौर पर इस घटना से दिखाई देता है। क्योंकि अगर खौफ होता तो इस तरीके से एक डॉक्टर के साथ, देखिए उनकी भी उम्र हो चली है, डॉक्टर साहब जिस तरीके से बात करते साफ तौर पर देखा जा सकता है शायद इसी का फायदा उठा करके उन्हें लगा होगा कि वो शायद नहीं हमारा विरोध कर पाएंगे और उन्हें लगा होगा कि एक अच्छा उनके लिए कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट है, जिसे कहते हैं ना कि एक इनको किसी तरीके से लूट लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके की घटना घटित होती है। वो कंप्लेन भी करते हैं, जब तक कंप्लेन करते हैं तब तक अभी भी पुलिस के हाथ खाली है फिलहाल। बिल्कुल वो अनावरण करेंगे, अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। और अगर रायबरेली पुलिस के हाथ अगर खाली है तो सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार इस तरीके से, ऐसा अगर होता कि बहुत अंधेरी रात होती उस समय इस तरीके का काम होता तो शायद एक बार समझ में आता, लेकिन अगर इतने कम समय में इस तरीके से अपराधियों ने एक अपराध को अंजाम दिया, भाग भी चले गए। अब ये बॉर्डर वाला खेल तो नहीं हो जाएगा कि इस बॉर्डर से भाग गए दूसरी तरफ, अरे उत्तर प्रदेश का ही बॉर्डर है ना, हम कह रहे देश का ही बॉर्डर है, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से भाग करके बांग्लादेश चले गए या नेपाल चले गए। कम से कम इस तरीके की चीजों को इजीली समझाने और सॉल्व आउट करने की जरूरत है। देखिए आपके भरोसे ही पूरे प्रदेश की जनता है, जिले की जनता है, आपको
वो चैन से सोती है कि उसे उम्मीद है कि आप लोग उनकी रखवाली करेंगे। और अगर ऐसी घटना घटित हुई है, किसी को ना सिर्फ लूटा गया है बल्कि उसके साथ मारपीट की गई है, तो ऐसे अपराधियों का अंजाम यही है कि सलाखों के पीछे होने चाहिए। फिलहाल अभी हाथ खाली है इंद्रवीर, कब तक उम्मीद है कि अनावरण होगा, इस पूरे मामले का खुलासा होगा? देखिए बाखन, मैं अब ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट सिर्फ इतना कहूंगा कि लूट हुई है, घटना हुई है, और इस घटना का दायित्व और इस घटना का उत्तरदायी आपने जिन अधिकारियों से इस घटना का, बिल्कुल अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों ने कहा कि इसमें लगातार पुलिस लगी हुई है, और हम रात से ही इसमें एसओजी हमारी और जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है हर जिले में वो लगी हुई है। सर्विलांस लगा हुआ है, जो अपने पास यंत्र है पुलिस के, लोकल थाने की पुलिस और भी कई थानों की पुलिस इसमें लगी हुई है। और रायबरेली एसपी का कहना है जल्द ही इस घटना पे हम खुलासा करेंगे। लेकिन घटना हो गई, और घटना के बाद तमाम सारी चीजें ऐसी निकल के आती है सामने की कभी कभी कुछ घटनाओं में बड़ा लॉन्ग टर्म जाता है। लेकिन जिस तरीके से रायबरेली एसपी की कार्यशैली रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक ये बदमाश बच पाएंगे। और अगर आज हम लोग अखंड अगर आज और भी घटनाएं के बाद अनावरण करती है पुलिस, तो ज्यादातर उसमें काम सीसीटीवी आता है। तो हर जगह चप्पे चप्पे पर हमने खबर भी करी थी, हमें याद है कि कंट्रोल रूम बनाया गया है पुलिस लाइन में, और जिले के हर एक कोने में आप कहीं भी कोई घटना कर रहे हैं तो वो उसमें कैद हो रही है। खैर, इसमें पुलिस का वो है कि अब क्या होता है क्या नहीं और कब इस घटना का खुलासा होगा। लेकिन जिसके साथ घटना हुई है वो पीड़ित परेशान है, उनको चोटें भी आई हैं, उनका इलाज भी हुआ है। अब वो कहना है कि हमारी घटना का जल्द से पुलिस खुलासा करे, ऐसी उम्मीद है पुलिस से। अब आगे देखना है कि कितने दिनों में इस पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचती है और क्या अंजाम होता है इनका। जी अखंड। अब बिल्कुल इंद्रवीर, यही सवाल है कि आखिरकार मॉनिटरिंग होती है, कई सीसीटीवी से लैस है पूरा सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा सिस्टम है कि उस सिस्टम में वो अपराधी अभी तक नहीं आया, और खुलासा होने के लिए भी समय चाहिए। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा समय देना भी चाहिए पुलिस को, और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा भी काम करी है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार टीमें भी गठित की जाती हैं, थोड़ा मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस सवाल यही है कि आखिरकार इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद, मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी जानकारी मिले तुरंत अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? हाँ जी, आपको बताना चाहेंगे, किसानों के साथ 8 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला एक आरोपी को थाना सुनगढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी का पूरा मामला है। शाहजहांपुर निगोई के 2 किसान थे जिन्होंने थाना सुनगढ़ी में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते पुलिस ने इस आरोपी को टाइगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भोली वाले किसानों के साथ लगभग 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके ये फरार चल रहा था। पुलिस भी इसके पीछे कई दिनों से लगी हुई थी, मगर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। मुखबिर की सूचना पर टाइगर चौराहे से इसे पकड़ा गया है, और उससे जब पुलिस ने बात की तो उसने ये बताया कि पैसा है 8 करोड़ रुपए, अभी तक हम इस पे खर्च कर चुके हैं। जो भोली वाली किसानों की गाड़ी कमाई थी उसे लेकर ये भाग गया था, काफी दिनों से फरार चल रहा था, और पुलिस ने आज इसे टाइगर चौराहे से गिरफ्तार किया है। आकाश, किसानों को किस तरीके से इसने ठगने का काम किया? क्योंकि 8 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, और इस 8 करोड़ की रकम को कोई इस तरीके से भोले भाले किसानों को, अन्नदाताओं से इस तरीके से ठगने का काम किया है। किस माध्यम से इस ठगी को अंजाम दिया गया है? किस तरीके से अपराधी जो ये है, जो ठग है, ये अपने किसानों को, भोले भाले अन्नदाताओं को अपने जाल में फंसाता था? किस तरीके कारनामे करता था जिसकी वजह से उसने 8 करोड़ रुपए, एक बड़ी रकम की ठगी की है? अखंड जी, इसकी पीलीभीत के मंडी समिति में एक आड़त की दुकान है, जहाँ शाहजहांपुर क्षेत्र के निगोई के रहने वाले 2 जो किसान थे, उन्होंने इनके हाथ धान बेचा था। एक ने 12 कुंटल 50 किलो था, और भारी मात्रा में भी कई किसानों ने इनके हाथ से धान बेचा हुआ था, जिसके चलते काफी किसानों का पैसा था। जब किसानों से ने फोन पे संपर्क किया तो फोन नहीं लगा। उसके बाद में जब ये लोग सभी लोग आड़त पर पहुंचे थे, आड़त पर ताला लगा हुआ था, और जो एक आड़ती है वो तो फरार था, और पुलिस ने आड़ती को पकड़ लिया। बाकी एक मुनीम जो है वो अभी भी फरार है। जब इसकी सूचना उन्होंने थाने पे दर्ज कराई थी, पुलिस जो है इसकी आड़ती की जांच कर रही थी लगातार। वो सूचना के आधार पर टाइगर चौराहे से आड़ती को पकड़ लिया गया है, मगर जो आरोपी एक और मुनीम है वो अभी फरार है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब सोचिए कि किसान, अन्नदाता किस पर भरोसा करे? अपनी फसल वो इतनी मेहनत करके खेतों में, धूप में, बारिश में, ठंड में इस फसल को पैदा करने के लिए ना जाने कितने जतन करता है, और जब समय आता है उसे उसका कुछ फल प्राप्त करने के लिए इस तरीके के ठग जो हैं वो मार्केट में बैठे हुए हैं, लोगों को, भोले भाले किसानों को
उनकी जो फसल है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए धन होता है, वो उसको ही ठगने का काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी अमाउंट है, आप सोच सकते हैं कि कितने किसानों को ठगने का काम किया होगा इस व्यक्ति ने। अपने आप में एक गंभीर मामला है, पुलिस को इसके ऊपर गंभीर मामलों में ही मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी आरोपित, अभी भी जो आरोपी फरार हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको भी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रामकुमार राजपूत इटावा से हमारे साथ बने हुए हैं। कौन सी बड़ी खबर है रामकुमार जी? जी, अखंड जी, देखिए भ्रष्टाचार के साथ-साथ एक कानून व्यवस्था पर भी लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि भले ही उत्तर प्रदेश में मुखिया आदित्यनाथ योगी की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ-साथ कानून व्यवस्था के पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि कई मामले ऐसे इटावा में देखे गए हैं, जिनके साथ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है, लेकिन उनका कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जो लगातार अपने पीड़ित परिवार भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के संबंधित अधिकारियों के न्याय की गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं। ये मामला पहला ही नहीं है, ऐसे कई मामले इटावा में देखे गए हैं और पड़ताल की गई है, तो जिनके साथ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की गई है और उसके बावजूद भी जो है लगातार पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं करे गए हैं और लोगों पे उल्टा ही धमकाकर उल्टा ही मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो कहीं न कहीं लगता है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित थानों में एक पीड़ित को न्याय दिलाने की लगातार प्रयास करते नज़र आ रहे हैं, आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अखंड जी बात ये है कि आखिर इन लोग जो पीड़ित लोग हैं, जो उनकी मारपीट होती है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कानून व्यवस्था देखी जा रही है, लेकिन इटावा की अगर बात की जाए तो कई ऐसे परिवार हैं आज भी पूरी तरीके से भटकते नज़र आ रहे हैं क्योंकि पिटाई की जा रही है, उनको मारपीट की जा रही है, उनके साथ लूट की जा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से एक बार फिर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अगर योगी सरकार की अगर सख्त कानून व्यवस्था है, तो फिर लोगों पीड़ित परिवार के लोगों के साथ क्यों नहीं सुनवाई की जाती है और उनको क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया जाता है? सवाल ये है कि अगर हम निर्देशित करते भी हैं, अधिकारी निर्देशित करते भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों के अपराध के खिलाफ लगाम लगाने की और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार बातें होती हैं और हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। तमाम अपराधी सलाखों के पीछे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस कोई भी अपराध करता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके से किसी के साथ मारपीट की जाती है, वो न्याय की गुहार लगाने के लिए जाता है, उसके ऊपर ही उल्टा मुकदमे की बात कही जाती है, तो कौन सा न्याय है ये? कि कहाँ से न्याय है? कौन ऐसे लोग हैं? क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बड़े हैं? उनके आदेश उनको समझ से परे हैं? उनको समझ में नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया इस तरीके के आदेश कर रहा है, वो अगर आदेश दे रहा है तो उसके पीछे कोई मंशा होगी और अगर उस आदेश का पालन आप नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कोई डर और भय नहीं है क्या इटावा के उन अधिकारियों को, उन पुलिस वालों को, कि उनको नहीं लगता क्या उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है? जी, अखंड जी देखिए ये पहला ही मामला नहीं है, ऐसे कई मामले मेरे सामने आ चुके हैं। आईबीसी 24 ने जब पड़ताल की गई तो उनको पता लगा कि लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई है, रास्ते में मारपीट गई है, ज़मीनी विवाद को लेकर मारपीट गई है, जो पूरी तरीके से न्याय की गुहार के लगाने के लिए थाने में गए हैं, लेकिन उनके साथ ही उल्टा ही एनसीआर दर्ज करके जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन पीड़ित परिवार को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार लगातार संबंधित अधिकारियों से लेकर कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पीड़ित को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार संबंधित आपने इस थानों को मामले आदेश भी में दिया गया बात है की कि किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारियों से आपने पूछा कि आखिरकार इस तरीके का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, पीड़ित न्यायालय से लेकर के कोतवाली से लेके हर जगह जा रहा है, उच्च अधिकारियों के पास जा रहा है, आखिरकार इस मामले में ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि उसकी मदद नहीं हो पा रही? आपने किसी भी अधिकारी से बात की? जी, अखंड जी अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जाँच की जा रही है, जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लेकिन दिन बात पुराना इस मामला बात है का है ये? अखंड जी जब जी सर, इकदल थाने का है और ये बलरई थाने का है। देखिए, सबसे बड़ी ये अहम बात ये कितने है दिन अखंड जी पुराना जब मामला है ये? वीडियो जी, अभी ताज़ा मामला है और देखा ये जा रहा है कि जो मारपीट का वीडियो है पूरी तरीके से जो वायरल हो रहा है और पूरी तरीके से दबंग उसको वीडियो में लगातार मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उस बावजूद भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, अगर अगर इस तरीके की चीजें हैं, साक्ष्य आपके सामने हैं और अगर उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो अपने आप बड़ा सवाल है और सवाल निशान है कि आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? साक्ष्यों के आधार पर उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अगर वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी वजह हो और अगर लगातार
दर दर भटक रहा है पीड़ित, वो वीडियो भी दे रहा है, साक्ष्य भी दे रहा है, और उसके बावजूद उन लोगों के ऊपर कोई अपराध की कोई भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो अपने आप में समझ से परे है कि आखिरकार क्या वजह है, कौन से ऐसे लोग हैं, कहाँ उनकी पहुंच है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अगर उन वीडियो में वायरल वीडियो है या फिर उस वीडियो में साफ तौर पर अगर वो अपराधी दिख रहे हैं मारपीट करते हुए, तो फिर दिक्कत क्या है पुलिस को? जी, अखंड जी, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था को लेकर। जब सरेआम वीडियो में नहीं, मारपीट कानून करते हुए व्यवस्था नजर आ पर रहे तो हैं, देखिए लेकिन उन राम पर कुमार जी, कानून व्यवस्था पर एक जगह से नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पर बहुत अच्छा और बेहतर कार्रवाई हो रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब वीडियो वहां पर उपलब्ध है और उस वीडियो में इस तरीके की चीजें दिख रही है कि कोई मारपीट कर रहा है, तो आखिरकार पुलिस को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करे, और जांच कब तक करेंगे? क्या कोई टाइम लाइन होती है कि जांच चलती रहती है, कि जांच चलती रहेगी आराम से, जब तक मन करेगा तब तक जांच चलाते रहेंगे? जी, अखंड जी, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब साक्ष्य पीड़ित परिवार साक्ष्य दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण और सख्त आदेश दिए गए हैं थानों में कि पीड़ित परिवार को जो है सख्त न्याय मिलना चाहिए। अब सख्त न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, न्याय तो सभी को मिलना चाहिए। न्याय ही अगर है और न्याय में अगर देरी होगी तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। दर-दर भटकने के बाद, गुहार लगाने के बाद, वो भी समय पर न्याय ना मिले और अपराधी इसी तरीके से बेखौफ होकर घूमते रहे, और अगर ऐसी बातें आए कि उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखाने की बात करने लगे, तो शायद न्याय बेईमानी होगी उन लोगों के साथ, क्योंकि न्याय अगर समय पर नहीं मिलता है, तो न्याय किसी काम का नहीं होता। इसीलिए एक लाइन कही गई, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है। फिलहाल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं इनके हौसले और मनोबल इसी सब घटनाओं से बढ़ते हैं, इस तरीके से मारपीट की घटना घटित होती है, लेकिन उसके बाद भी अपराधी खुलेआम घूमते रहते हुए सड़क पर नजर आते हैं, और जो पीड़ित है, वो दर-दर भटक करके गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस साक्ष्यों की जरूरत है और ये जांच कब तक होगी, कितने दिनों तक चलेगी, और उस जांच में किसी के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन इतना जरूर है, उच्च अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा और पूछिएगा कि सर क्या कोई समय है, और अगर ये साक्ष्य दिख रहे हैं इस वीडियो में, तो आखिरकार और कौन से साक्ष्य आपको चाहिए जिससे स्थापित हो सके या पता चल सके कि ये अपराधी, इन्होंने अपराध को अंजाम दिया है, मारपीट की है या नहीं की है, और अगर इसके पीछे कोई वजह है तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर अयोध्या से भी आ रही है, और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत है महेश दास, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। रात में उनके कमरे में किसी तरीके से आग लग गई, और जब उनको जानकारी हुई तो पूरे कमरे में वहां पर धुआं भर गया था। उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, उसके बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, जानकारी दी, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस घटना पर साफ तौर पर कहा है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं वहां अगर बात की गई लोगों से, तो पता चला कि गद्दी को लेकर के कुछ लोगों से उनका विवाद है, और इसी के चलते इस तरीके की बातें कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपियों को पकड़ने की बात की है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन है जो महंत को मारना चाहता है, वो कौन है आरोपी, इसके पीछे की वजह क्या है, अब पुलिस जांच में सामने आएगा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों तक पहुंचने के लिए। एक और खबर है, एक दर्द भी है, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, उन तमाम बीएलओ के लिए खबर है जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन शाम को कब जाते हैं इसका कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, जो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने दे रखी उनको, उसका निर्वहन करने के लिए वो घर से निकल जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को फॉर्म देते हैं, उनसे फॉर्म कलेक्ट करते हैं, उनको रिसीविंग देते हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि उनको लोग, जो कुछ लोग हैं, सारे लोगों को नहीं कहा जा सकता, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके साथ बिहेव भी अच्छा से नहीं कर रहे हैं। कई बीएलओ जब उनके घर पे पहुंचते हैं तो ताला लटका मिला होता है, कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जब फोन करते हैं तो नंबर गलत पड़े हुए होते हैं। तो इन सारे मामलों में लेकर के बीएलओ लगातार इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनके घर पर वो मिलते नहीं है, घरों पर ताला लगा हुआ है, कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं। हम करें काम तो कैसे करें, हम अपनी जिम्मेदारी भी निर्वहन करते हैं, तब भी कुछ लोग मैसेजेस करके हमें कहते हैं कि आपकी शिकायत कर देंगे। तमाम ऐसे दर्द हैं जो शायद बीएलओ पर साफ तौर पर जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसकी वजह से आ रही है, और जो तमाम लोग हैं जिन्हें समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म कलेक्ट कर लें, फॉर्म को भर लें, और नहीं भर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके पास जाके कम से कम खुद पूछ करके फॉर्म भर दें।
क्यों किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करें कि उसको भी बुरा लगे, उसे अच्छा नहीं लगे। आपको समझना होगा, आपकी जिम्मेदारी है आपके फॉर्म भरने की। वो आपको फॉर्म दे रहे हैं तो कम से कम फॉर्म आप लीजिए और उनसे रिसीव कराइए। अननेसेसरी बातें करने से या उनको प्रताड़ित करने से, उनको परेशान करने से या अभद्र भाषा का उपयोग करने से आपके काम नहीं होंगे। तमाम ऐसे बीएलओ की शिकायत आ रही है। राजधानी लखनऊ में भी तमाम लोग हैं, वो बार-बार ऐसे कह रहे हैं कि उन लोगों को अपशब्द भी बोला जाता है। वो लोग अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, उसके बावजूद जो कुछ लोग हैं वो हम पर ही दोष मढ़ते हैं और कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत की जाएगी। तो तमाम ऐसे लोगों को समझना चाहिए, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है और तमाम ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि इस ईएसआईआर के समय कुछ बीएलओस की मौत भी हुई है, किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जब इस तरीके की बातें लगातार बीएलओ की तरफ से की जाती हैं, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है। आप सभी लोग को सोचना होगा, आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसे पूरा कीजिए। ऑनलाइन भी अपना फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपने बीएलओ को भी बता सकते हैं, उनसे फॉर्म कलेक्ट करके उनको आप फॉर्म दे दीजिए। अभी डेडलाइन बढ़ गई है, आराम से इजीली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। किसी भी बीएलओ को परेशान करने से आपका काम हल नहीं होगा और आप खुद भी परेशान होंगे। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम आपके साथ मंडे को मिलेंगे 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।